A very warm welcome to all the students of class 11 biology. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Siddhapar, Badalganj. Students, welcome back to the studies. You have not given your class 10th examination, but I hope you have selected the subjects according to your choice. Now we are going to start Unit 1, Diversity in the Living World. In this, 4 chapters are included. Chapter 1, The Living World. Chapter 2, Biological Classification. Chapter 3, Plant Kingdom. Chapter 4, Animal Kingdom. लास्ट ईयर जैसे CBSE ने अपना सब जो सिलेबस था उसको 30% रिड्यूस किया था, लेकिन इस सेशन के लिए पूरा कंप्लीट सिलेबस हम लोगों को स्टडी करना है. तो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, द लिविंग वर्ल्ड. तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें स्टडी करेंगे. व्हाट इज़ लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमियल एड्स. हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts और hot springs, leave us speechless. यानी कि अगर इस लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पे इतनी वैरायटी है कि कितनी स्पीशीज़, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई हैं. और हम लोगों को लिविंग ऑर्गेनिजम्स हर पॉसिबल हैबिटेट में मिल जाएंगे, चाहे कोल्ड माउंटेन्स हो, चाहे डेसिडुअस फॉरेस्ट हो, ओशंस हो, फ्रेश वाटर लेक्स हो, डेजर्ट्स हो, हॉट स्प्रिंग्स में भी. यानी कि कोल्ड में इतना ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वहाँ भी पाए जाते हैं. फ्रेश वाटर तो ठीक है, डेजर्ट्स में भी जहाँ पे कुछ भी नहीं है, सैंड है, वहाँ पे भी कई जो कैक्टस के वैरायटी के प्लांट्स ग्रो करते हैं. या फिर हॉट स्प्रिंग्स जिसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है, वहाँ पे भी कई बैक्टीरियाज मिल जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं, एकदम स्पीचलेस बना देती हैं कि जितनी पॉसिबल हैबिटेट्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, सबके सब जगह पे कोई ना कोई तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है. द ब्यूटी ऑफ ए गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ the migrating birds, the valley of flowers or the attacking shark evokes awe and a deep sense of wonder. यानी कि चाहे कूदता फांदता हुआ घोड़ा हो, जगह बदलती चिड़िया हो, यानी माइग्रेशन बहुत से केसेस में किया जाता है फूड, शेल्टर, पार्टनर के लिए, या फिर फ्लावर्स वैली हो, या फिर कोई शार्क हो जो अपने प्रे के ऊपर अटैक कर रहा हो. ये सब हमें क्या करती है, सोचने पे मजबूर कर देती है. द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशंस ऑफ ए कम्युनिटी और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मेंबर्स का कोऑपरेशन भी उतना ही मिलेगा पॉपुलेशन के बीच में, कम्युनिटी के बीच में. या फिर अगर हम लोग जो अपने सेल की बात करें, सेल के अंदर भी इतने ढेर सारे ऑर्गन्स, ऑर्गेनलीज प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पे भी सब अपना इंडिविजुअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो इससे सोचिए कि आखिर में लाइफ क्या है. दिस क्वेश्चन हैज़ 2 इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट. तो इस एक सवाल में ही 2 सवाल छिपे हुए हैं. द फर्स्ट इज द टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग, एंड द सेकंड इज द फिलोसॉफिकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट्स द पर्पज ऑफ लाइफ इज. एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग. तो जो 2 सवाल उस सवाल से आए, एक टेक्निकल था और एक क्या था, फिलोसॉफिकल है. तो एज अ साइंस स्टूडेंट्स हमें फ़िलासफ़ी से कोई मतलब नहीं है, हमें उसकी ब्यूटी, उसका अर्थ, उसका कुछ भी नहीं समझना है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें क्या हासिल करना है. ये सब चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं है. हम लोग टेक्निकल वाले क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे कि लिविंग क्या है अगर नॉन लिविंग से कंपेयर किया जाए तो. व्हाट इज़ लिविंग?
When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms: growth, reproduction, ability to sense environment, and mount a suitable response come to our mind immediate as unique features of living organisms. अगर कोई हमसे पूछे कि लिविंग की डेफिनीशन क्या है, तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स देखते हैं जो कि वो शो करते हैं, जैसे ग्रो करना लिविंग थिंग्स की एक प्रॉपर्टी है, रिप्रोड्यूस करना यानी यंग वंस को बर्थ देना, एनवायरनमेंट को सेंस करना यानी कि कोई चीज़ हॉट है, कोल्ड है, ये सारी चीज़ें हम सेंस कर पाते हैं, या फिर कोई चीज़ का हमारे पास सुटेबल रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि अगर कोई गर्म चीज़ है उसे हमें नहीं छूना है क्योंकि वो हमें क्या करेगा, नुकसान पहुंच सकता है, या फिर कोई इंसान हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, कोई एनिमल हम पे अटैक करने वाला है, तो वहाँ पे हम फाइट या फ्लाइट करते हैं, तो या तो भाग खड़े होते हैं या तो लड़ाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यूनिक फीचर्स हैं। One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact, and emergence to this list. Let us try to understand each of this. तो कुछ और फीचर्स भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे लिविंग थिंग्स का मेटाबॉलिज्म होता है, हम लोग जो फूड खाते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने से हमें एनर्जी मिलती है, या फिर सेल्फ रेप्लिकेट रिप्रोडक्शन करना, सेल्फ ऑर्गेनाइज करना, अपने आप को इंटरेक्ट, हमें हमारा लोगों से सोसाइटी से इंटरेक्शन भी इन चीज़ों के अंदर आ सकती है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो वन बाय वन ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो लिविंग थिंग्स की वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी वो क्या है कि लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। तो ग्रो करने का मतलब क्या होता है, या तो वेट का बढ़ना या तो हाइट का बढ़ना, यानी या तो आप मास में इंक्रीज करेंगे या तो नंबर में इंक्रीज करना भी ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, और ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रो के, मास में बढ़ना और नंबर में बढ़ना। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म grows by cell division. In plants, this growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. In animals, this growth is seen only up to a certain age. तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही मल्टी सेलुलर हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे ग्रो करते हैं, सेल डिवीज़न करके। तो प्लांट्स के अंदर जो सेल डिवीज़न होता है वो पूरे उनके लाइफ टाइम तक चलता रहता है, लेकिन एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो सर्टेन एज के बाद बंद हो जाती है। हाउएवर सेल डिवीज़न ऑकर इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, मतलब कुछ कुछ सेल्स के अंदर ये काम चलता रहता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर स्टेम सेल होती हैं, स्टेम सेल हमेशा डिवाइड करके नए नए सेल्स जो है वो बनाती रहती हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीज़न। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कैसे ग्रो करते हैं, जैसे आप लोग ने सुना होगा, एक सेल से दो सेल, बाइनरी फिजन, ये सब। ठीक है, एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग ने पढ़ा था, बडिंग हो गया, या अभी आगे आके पढ़ेंगे, और या आप लोग ने 9th-10th में भी पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप इन विट्रो कल्चर्स में, इन विट्रो मतलब क्या होता है, जो लैब में जब हम ग्रो कराते हैं सेल्स को, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि सेल को आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करके काउंट कर सकते हैं कि कितने सेल्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. यानी जो हायर एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है, जो चीज़ें कभी कभार होती हैं। One must remember that increase in body mass is considered as growth. Non-living objects also grow if we take increase in body mass as a criterion for growth. तो हम लोग ग्रो करने का मतलब क्या होता है, अगर मास बढ़ रहा है तो उसे भी ग्रोथ मानते हैं। तो अगर इस क्राइटेरिया को लिया जाए कि मास का बढ़ना ही ग्रोथ है, तो इस तरह से तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करते हैं। जैसे कि क्या होता है, जो माउंटेन्स होते हैं, बोल्डर्स होते हैं, सैंड माउंट्स होते हैं, इनका साइज धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। ठीक है,
तो इनका साइज बढ़ रहा है तो इसको भी एज अ ग्रोथ का ही फैक्टर कंसिडर करना चाहिए. However, this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of material on the surface. तो माउंटेन्स की या जो स्नो माउंट्स होते हैं ये सब की साइज कैसी बढ़ती है, इनके ऊपर चीज़ों के एक्यूमुलेशन से. तो इसीलिए हम लोग ग्रोथ को एज अ क्राइटेरियन फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं ले सकते हैं. ठीक है. ग्रोथ देयरफॉर कैनॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसीलिए इसको एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लेंगे. ग्रोथ देयरफॉर conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living systems. A dead organism does not grow. यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही हम लोग ग्रोथ जो है वो ऑब्जर्व करते हैं. उसके कुछ रीजंस होते हैं, इसीलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक्स मान सकते हैं लिविंग सिस्टम का. और जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कभी भी ग्रो नहीं करते हैं. रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. रिप्रोडक्शन भी किसका कैरेक्टर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of parents. यानी रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, मदर एंड फादर के गैमीट्स के फ्यूज़न से जो प्रोजेनी बनती है, यानी कि जाइगोट जो सबसे शुरुआती स्टेज होता है, उसके अंदर जो फीचर्स होते हैं वो मोर और लेस पेरेंट्स जैसे ही होते हैं. ठीक है. इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पे हमारा मतलब किससे है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू द मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस. तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं या जानते हैं. दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, एक सेक्सुअल होता है, एक एसेक्सुअल होता है. तो कई ऐसे लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फंजाई मल्टीसेलुलर होने के बावजूद एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोड्यूस करता है. और ये होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नंबर ऑफ प्रोजेनी होती है वो ज़्यादा बनती है इन कंपैरिजन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो फंजाई जो है वो जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो मिलियन ऑफ स्पोर्स बनाता है. इसी वजह से वो सब जल्दी फास्ट मल्टीप्लाई भी करते हैं, स्प्रेड भी ज़्यादा होते हैं. इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग. तो हाइड्रा के अंदर क्या होता है, बडिंग होता है. ये बडिंग सेपरेट होकर पेरेंट से एक न्यू हाइड्रा जो है वो बना लेता है. ठीक है. इन प्लेनेरिया फ्लैटवर्म्स वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, दैट इज अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म. प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है, फ्लैटवर्म जो है उसके अंदर अगर रीजनरेशन देखना है, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्टारफिश हो गया, स्टारफिश का भी अगर कोई भी एक बॉडी का जो पार्ट है अगर वो लॉस हो जाता है तो वो उसको रीजनरेट कर सकते हैं. ये चीज़ हम लोग लिजर्ड्स के टेल में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो प्लेनेरिया भी क्या होता है, अगर उसका कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो लॉस हो जाता है तो वहाँ पे उस लॉस्ट बॉडी पार्ट से ही एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है. ठीक है. जो मैंने बताया जो लिजर्ड और स्टारफिश में वो न्यू पार्ट जो ग्रो कर जाता है वो भी रीजनरेशन ही होता है. हाँ, लेकिन उससे एक नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनता है. The fungi, the filamentous algae, the protonema of moss is all easily multiply by fragmentation. When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth, that is increase in number of cells. तो जैसे ही हम लोग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, जैसे बैक्टीरिया की, एल्गी की, अमीबा की, तो यहाँ रिप्रोडक्शन ग्रोथ का सिनोनिम है. यानी कि सेल का नंबर बढ़ना ही क्या है, यहाँ पे ग्रोथ है. ठीक है. वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास. तो इससे पहले के स्टार्टिंग की डेफिनेशन में हम लोग पढ़ लिया कि ग्रोथ होने का मतलब क्या है, सेल के नंबर का बढ़ना. Hence we notice that in single celled organism we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction. तो ये हम लोग देख सकते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में दोनों ही टर्म का यूज़ करना बहुत क्लियर नहीं है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन का. फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, म्यूल्स,
स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा। तो बहुत अब ज़रूरी नहीं है कि बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग होते हुए भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि म्यूल्स होते हैं, या फिर वर्कर बीज जो होती हैं वो क्वीन बी के अलावा तो और कोई बी रिप्रोड्यूस नहीं करती है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि वर्किंग बी जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। या फिर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, यानी जिन कपल्स के बच्चे नहीं होते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो इंसान नहीं होते हैं। Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive definition defining characteristic of living organism। तो रिप्रोडक्शन को भी हम लोग ये क्राइटेरिया नहीं बना सकते कि जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी सत्य है कि ऑल्दो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपना साइज बढ़ा सकते हैं, मास इंक्रीज कर सकते हैं चीज़ों को एक्यूमुलेट करके, लेकिन वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपनी जैसी एक और कॉपी जो है वो तैयार नहीं कर सकते। So I think for the first introduction video this much things will be this much topic explanation will be satisfied, और दिस इज़ लिटिल बिट अ थियोरेटिकल चैप्टर एंड क्या कहा जाए कि अगर क्लास 9, 10 या जब तक की जो साइंस हम लोग ने बायोलॉजी के हिसाब से जो पढ़ी है उसका एक कंपाइलेशन है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा डिस्कशन करने के लिए नहीं है, तो इस चैप्टर को एज ए ही डिस्कस करेंगे। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर वी विल यूज़ द वीडियो। Thanks for watching the video. So students, this will be all for today's video. In the next video we will discuss the remaining part of this chapter. Till then, take care and continue your studies. All the best. Thank you.